पिछले 18 सेशंस में FIIs ने 1,03,000 करोड़ बेचे। FIIs have been moving away from the Indian equity markets. FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। पिछले साल यानी 2024 में इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए निकाले भारत के स्टॉक मार्केट से, और इस साल यानी 2025 के स्टार्टिंग से यानी पिछले सिर्फ 1.5 महीने में ये ऑलरेडी 1,20,000 करोड़ निकाल चुके हैं भारत के स्टॉक मार्केट से। तो आखिर कौन है ये FIIs? ये भारत के स्टॉक मार्केट से क्यों अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और ये क्या आगे जाकर अपना पैसा फिर से इन्वेस्ट करेंगे, जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं और एकदम आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये FIIs आखिर होते कौन है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs उनको बोला जाता है जब किसी फॉरेन कंट्री के अगर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या पेंशन फंड्स जब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब उनको FIIs बोला जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये FIIs का डेटा चेक कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि google.com पे जाना है और FII डेटा सर्च करना है। ठीक है, FII डेटा ये मैंने सर्च कर लिया। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे अगर आप खोल ले उस लिंक को तो ये FIIs का पूरा डेटा मिल जाएगा आपको। तो जैसे आप देख सकते हैं कि FIIs ने मंथ टिल डेट यानी फरवरी मंथ के स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के जो है वो शेयर्स बेच दिए इंडिया के स्टॉक मार्केट में। और अगर हम नीचे देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली डेटा भी मिला है। जैसे 20 फरवरी को उन्होंने 3,311 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे थे इंडिया के स्टॉक मार्केट में। ये जो है ये नेट परचेज या सेल है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 1,000 करोड़ के शेयर्स खरीदते हैं और 2,000 करोड़ के शेयर्स बेचते हैं तो जो नेट होगा वो होगा 1,000 करोड़ का बेचना। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे मंथ वाइज डेटा भी अवेलेबल रहता है। तो जनवरी का जैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अराउंड 87,000 करोड़ के शेयर्स बेचे थे, और 2024 में जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था उन्होंने अराउंड 3 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे थे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये FIIs आखिर इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा बाहर क्यों निकाल रहा है। तो इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो क्या हो रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसमें एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो GDP ग्रोथ रेट पिछले साल Q4 में 8.6% थी वो गिर के पिछले क्वार्टर में 5.4% पे आ गई है। इसके साथ साथ आप दूसरे चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी पिछले साल ज़्यादा रहा है। तो RBI जो है उसका टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% के अराउंड रहे, लेकिन जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि अक्टूबर 2024 में वो बढ़ के हो गया था 6.21%, और वो पिछले साल भी अराउंड 5% के अराउंड रहा था, जो कि RBI के टारगेट से फिर भी काफ़ी ऊपर है। तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि एक हाथ पे तो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट स्लो डाउन होने की वजह से लोगों की जो इनकम बढ़ रही थी उसमें भी एक स्लो डाउन हो गई। फॉर एग्जांपल अगर उसकी इनकम पहले 8% से बढ़ रही थी तो अभी सिर्फ 4-5% पे आ गई। और दूसरा क्योंकि महंगाई भी इतनी ज़्यादा थी तो उसके पास जो पैसा खर्च करने के लिए बच रहा था वो भी कम हो गया। तो इन दोनों रीजंस की वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो कंपनीज की प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही थी वो भी स्लो डाउन हो गई। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जून 2023 में जब इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट अराउंड 35% थी, वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डिक्लाइन होके जो है वो सिर्फ 2% पे आ गई। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है तो उसी हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलती है, और यही इंडिया के स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में हुआ है। FIIs की इतनी भारी सेलिंग के पीछे का दूसरा मेजर रीजन है हमारी करेंसी रुपये का डिप्रिशिएट होना अगेंस्ट द US डॉलर। तो पिछले 1 साल में क्या हुआ है कि जैसे मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ, तो USD टू INR अगर हम कंपेयर करके देखें तो पिछले 1 साल में जब $1 की कीमत 1 साल पहले थी 83 रुपीज़ के अराउंड, तो वो अब बढ़ के हो गई है 86.68 रुपीज़। यानी हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 3-4% से गिरा है। लेकिन दोस्तों इसमें इंडिया की कुछ ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जो US डॉलर है वो हर एक मेजर कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ है। ये जो हमारा रुपी डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर हो रहा है ये FIIs को कैसे अफेक्ट करता है हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का कोई म्यूचुअल फंड है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
और उसको पिछले एक साल में 10% रिटर्न मिलता है। तो इंडिया का जो हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो 14-15% के आसपास है, लेकिन क्योंकि पिछले एक साल में इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है तो अज्यूम करते हैं कि उसको सिर्फ पिछले एक साल में 10% रिटर्न मिला। ठीक है, तो 1000 रुपये पे 10% रिटर्न कितना होता है? 100 रुपये। ठीक है, यानी 1000 रुपये पे उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपये। अब इस पे जो है उसको 12.5% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि है 12.5%। ठीक है, तो इसमें से हम अगर 100 रुपये में से 12.5% डिडक्ट कर लें तो उसके पास बचा 87.5 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये पे उसका रिटर्न बना आफ्टर टैक्सेस 87.5 रुपीज़, जो कि होता है 8.75%। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि जो इंडिया का रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट 3-4% से डिप्रिशिएट हुआ है पिछले एक साल में, तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस 8.75% में से। तो 3-4% अगर हम माइनस कर दे इसमें से तो FIIs का जो रिटर्न है वो सिर्फ बच जाता है 5 से 6% के बीच में। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए कि जो FIIs है वो इतना रिस्क लेके भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना सब कुछ करने के बाद उनको सिर्फ 5 से 6% रिटर्न मिल रहे हैं, और इसके अगेंस्ट उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो US की जो बॉन्ड्स हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट इशू करती है, वहाँ पे ऑलरेडी 4.5% रिटर्न उनको रिस्क फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ उनके पास ऑप्शन है कि वो US की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें जहाँ उनको 4.5% रिटर्न मिल रहा है, वर्सेस वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क लेके इन्वेस्ट करें और उसके बाद उनको सिर्फ 5 से 6% रिटर्न मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो लोग US के बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि FIIs जो है अपना पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा बड़ा रीजन FIIs की सेलिंग के पीछे है कि एट दिस पॉइंट जो दूसरी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स हैं वो इंडिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो पिछले काफ़ी साल से स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, प्लस वहाँ पे आपको अगर पता होगा कि एक रियल एस्टेट का क्राइसिस भी आया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले 5 साल में उसका रिटर्न, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नेगेटिव रहा है। ठीक है, 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो वो -14% है। लेकिन क्या हुआ कि पिछले एक साल से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स कर रही है जिसकी इकोनॉमी को अपनी रिवाइव करने के लिए, और उसकी वजह से वहाँ के स्टॉक मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखता हूँ चाइना के स्टॉक मार्केट का तो वो ऑलमोस्ट 42% है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो FIIs है वो इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल के दूसरी कंट्रीज जहाँ के स्टॉक मार्केट अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। इसके अलावा मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट का अगर वैल्यूएशन दूसरे कंट्रीज से भी कंपेयर करूँ तो जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अभी अराउंड 20 के आसपास है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करता हूँ जहाँ का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 17.4 है, जापान का सिर्फ 10 के अराउंड है, वही चाइना का सिर्फ 10 के अराउंड है। तो इस पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करके देखें तो जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो एक प्रीमियम पे है, यानी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक मार्केट्स। तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, फॉर एग्जांपल चाइना जैसे, क्योंकि इंडिया में जो है अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे जो GDP ग्रोथ है वो सिर्फ 1-2% के अराउंड ही होती है, और वेरस इंडिया में जो है अभी भी ग्रोथ की काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। और दूसरा, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी हर एक इंसान ऑन एवरेज कितना कमाता है, वो अभी सिर्फ $2,500 के आसपास है, जिसमें अभी भी काफ़ी ग्रोथ की पोटेंशियल बची हुई है। तो इसलिए जो है इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक मार्केट्स। लेकिन क्या हो रहा है कि पिछले एक साल में क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो ये जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो FIIs को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हैं एट दिस पॉइंट, इसलिए वो अपना पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझाओ कि FIIs हमारे स्टॉक मार्केट से क्यों अपना पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या ये अपना पैसा ऐसे ही बाहर निकालते रहेंगे या फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा आगे जाकर
कि ये इंडिया में फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से FIIs फिर से लौट के आएंगे इंडिया के स्टॉक मार्केट में। FIIs जो है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में फिर से इन्वेस्ट करना चालू करेंगे जब ये दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला है US डॉलर पीकिंग आउट। तो इसका मतलब क्या होता है कि US जो डॉलर होता है उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको बोला जाता है DXY। ठीक है, मतलब US का जो डॉलर है एज अ करेंसी वो कितना स्ट्रांग है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है DXY। तो हम उसका चार्ट देख लेते हैं। तो जो डॉलर का इंडेक्स है वो पीक कर गया था अराउंड 110 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पीक कर गया था अराउंड 110 के आसपास कुछ दिनों पहले। ठीक है, एक महीने के अराउंड पहले वो 110 पे पीक कर गया था और वो अभी गिर के जो है वो 106 पे आ गया है। और इसी का असर आप इंडिया के करेंसी के ऊपर भी देख सकते हैं कि जो इंडियन रुपी है वो फरवरी के 6 फरवरी को अराउंड 87.6 रुपीज़ पे पहुंच गया था, लेकिन वो अभी गिर के जो है वो 86.72 रुपीज़ पे आ गया है। मतलब पिछले एक महीने में जो है वो US का जो डॉलर है वो दूसरे करेंसीज के अगेंस्ट डेप्रीशिएट हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी करेंसी जो है, जैसे US डॉलर जो है वो रुपी के अगेंस्ट 90 रुपये या 100 रुपये पहुंच गया। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे US डॉलर भी थोड़ा घटेगा एज कम्पेयर टू रुपी। तो हम जब ये होगा तब FIIs अपना पैसा फिर से इंडिया के स्टॉक मार्केट में डालने लगेंगे और उसका हमें थोड़ा थोड़ा इनिशियल इंडिकेशन दिख रहा है कि जो US का डॉलर इंडेक्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा ट्रिगर जब ये FIIs इंडिया के स्टॉक मार्केट में इंडिया के स्टॉक मार्केट में फिर से इन्वेस्ट करने लगेंगे वो है US के फेडरल रिजर्व जब रेट कट करेगा तब। तो जैसे इंडिया में RBI होता है वहाँ पे US में US फेड होता है यानी फेडरल रिजर्व, और वो जब अपने रेट कट्स करेगा यानी फॉर एग्जांपल अगर आज उनके फिक्स डिपॉजिट पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो जब रेट कट होगा तब वहाँ पे शायद 4.5 या 4% मिलेगा। और जब ये होगा तब वो जो है अपना पैसा अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। तो US में अभी क्या करेंटली प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ का भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई है। ठीक है, वो अराउंड 3% है, जबकि उनकी जो फेडरल रिजर्व है उसका टारगेट ये है कि वहाँ का जो महंगाई का रेट है वो 2% के अराउंड रहे। तो ये जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा तब US फेडरल रिजर्व भी जो है वो अपने रेट को कट करना चालू कर देगी और तब ये जो FIIs हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में फिर से अपना पैसा डालने लगेंगे। साथ ही जो है इंडिया की गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है इंडिया में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उसको कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को कम कर दिया जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा। साथ ही में RBI भी अपने रेट्स को कम कर रही है तो उससे भी थोड़ी हेल्प होगी। तो ये सारे मेजर्स को एक्चुअल में मार्केट में आने में हो सकता है कुछ क्वार्टर्स लग जाए। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगेगी तब ये FIIs अपने आप ही अपना पैसा इंडिया में फिर से डालने लगेंगे। इंडिया में जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स हो गया। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं, उसे आप ज़रूर चेकआउट करना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना और हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और स्टॉइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।